ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने एपरेंट डेप्थ स्टार्ट किया था। जरा सी कुछ चीजें मुझे याद दिला दो जरा। अगर रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयरर मीडियम होता है, लाइक ऑब्जेक्ट आपके डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम, अगर रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयरर हो रहा है तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? चलो, गुड। और अगर हम रिवर्स कर दें तो ऑब्वियसली एपरेंट डेप्थ बढ़ जाएगी। अगर रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर है तो एपरेंट डेप्थ बढ़ जाएगी। चलिए, गुड। अब एक क्वेश्चन आता है टीआईआर पर ग्राफ पर। वो आपसे कहता है कि फॉर टीआईआर डेविएशन में लास्ट वीक आपको पढ़ा चुका हूं। डेल्टा विच इज डेविएशन वर्सेस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्राफ इज सो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज डेविएशन, ऐसे दिया हुआ है। ये मैक्सिमम डेविएशन दिया है उसने आपको, which is 2 pi minus theta c। बी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, दिस इज आई। इसको थोड़ा सा सही बना दूंगा मैं, तो यहां से शुरू हो रहा है। दूसरा ये दिया हुआ है ग्राफ सी। तीसरा ग्राफ ये दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज डेविएशन वाई एक्सिस पर। ऐसे करके ग्राफ दिया है। और ये मैक्सिमम डेविएशन दिया है। और एक ये ग्राफ दिया है। डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मैक्सिमम डेविएशन। और ये अक्सर मार्क कर देता है कि ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल। जरा चेक करना कौन सा तुम्हें सही लग रहा है। सी, ओके। भाई देखिए, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। टीआईआर दिया है, दो केसेस दिए हैं। एक बार एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, दूसरी बार एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। सो फर्स्ट देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए सबको कि थीटा इज लेस देन थीटा सी में टीआई। आपने रे ऐसे इंसिडेंट कर दी, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, दिस इज क्रिटिकल एंगल, सॉरी, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे स्ट्रेट जाती, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। अगर रिफ्रैक्शन ना होता है तो ये रे स्ट्रेट जाती है। ये जो पोर्शन आया इसे डेविएशन कहते हैं, जो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये आई माइनस आ रहा है। सो यहां जो डेविएशन आ रहा है, दैट डेविएशन इज आई माइनस।
अब वैसे तो यहां से देखकर लगता है कि लीनियर है, बट आर भी कैसे डिपेंड कर रहा है आपको नहीं पता ना। आर की डिपेंडेंसी, दोनों वेरिएबल है। जब तक आप आर को किसी और टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर देते आप डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ लोग यहां से डिसाइड कर रहे होंगे डेविएशन को, ये गलत है। भाई डेल्टा सिर्फ आई नहीं, आई के साथ साथ आर पर भी डिपेंड करता है। तो आप यहां से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, आपको आर को आई में कन्वर्ट करना। आर को आई में कन्वर्ट करने के लिए यस आर माइनस, इसे आई में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्नेल्स लॉ यूज करना होगा। यहां से आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि आई भी वेरिएबल है, आर। आपको किसी तरह से आर को आई में कन्वर्ट करना। आर को आई में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दिस इज मीडियम ऑफ और डेंसर मीडियम, और ये रेयर। तो आप जब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन आई is refractive index of rarer medium multiplied by sin। सो यहां से आप लिख सकते हो कि एन डी बाय एन आर साइन आई जो होगा वो साइन आर की इक्वल हो जाएगा। एन डी बाय एन आर को एन लिख सकते हैं डी आर साइन आई, इसे आपने साइन आर लिख दिया। तो यहां से आर आ जाएगा साइन इनवर्स एन डी आर साइन आर। तो जब आप यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका डेविएशन हो जाएगा इट्स साइन इनवर्स एन डी आर साइन आई माइनस। तो यहां से एक चीज तो देखिए क्लियर है कि लीनियर नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, साइन इनवर्स सब आ रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो अगर मैं आई इंक्रीज करता हूं यहां तो सिर्फ आई बढ़ेगा, लेकिन यहां साइन आई एनडीआर से मल्टीप्लाई होकर बढ़ेगा। तो एनडीआर इज ग्रेटर देन 1, तो ये टर्म ग्रेटर है, ये टर्म स्मॉलर है। तो आप लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग आई डेल्टा इंक्रीजेस बट नॉट लीनियरली, लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा। ये बताइए मुझे, यहां तक क्लियर हुआ? डिस्कशन क्लियर है सबका? लास्ट वाला रिपीट करो। देखिए यार बात, ये जो टर्म आई ना, यहां आई है, लेकिन यहां पर दिख रहा है साइन आई के साथ एनडीआर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाली टर्म इस टर्म के कंपेरेबल लार्ज होगी क्योंकि एनडीआर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो ये टर्म ग्रेटर है, ये टर्म स्मॉलर। जब आप ग्रेटर में से स्मॉलर सब ट्रैक करेंगे दैट मीन्स जब आप आई बढ़ाओगे तो ये वाली टर्म तो बढ़ती चली जाएगी। ये पहली वाली टर्म बड़ी है, दूसरी वाली टर्म छोटी है। तो आई इंक्रीज करने में डेल्टा इंक्रीज होगा। लीनियरली का मतलब होता है सनाउर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन के लिए जरूरी है कि रिलेशन सिंगल पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा इनवर्स आ है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा रिपीट करिए। देखिए रे अगर डेंसर से रेयर जा रही है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले मैं केस ले रहा हूं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो रे ऐसे चली गई, रिफ्रैक्शन ना होता तो स्ट्रेट जाती। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन, ये रिफ्रैक्टेड, इनके बीच में जो एंगल है उसे डेविएशन कहते हैं। यहाँ डेविएशन टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस में से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सॉरी रिफ्रैक्शन में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डेविएशन आ गया। सो डेविएशन इज आर माइनस आर। डेल्टा इज आर माइनस आर। तो मैं आपके क्वेश्चन पर अभी आ रहा हूँ, जरा मैं रिपीट कर दूं फिर मैं आता हूँ।
तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I, so it's ND into sin I. Angle of refractive index is NR into sin R. तो यहाँ से ND by NR sin I is sin R हो गया, sin R आ गया NDR sin R. R लिख सकते हैं sin इनवर्स NDR sin. डेविएशन था R माइनस I, R की जगह इसे रख दिया. और ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि ये टर्म ग्रेटर है, ये टर्म स्मॉलर है, तो I बढ़ाओगे तो डेल्टा इंक्रीज होगा, बट लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा. यहां तक बताइए, क्लियर है ना? तौहीद का क्वेश्चन था I मैक्स 1 होता है वो 90 डिग्री का. तौहीद हमें कुछ चीजें रिलेवेंट होनी चाहिए ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होने का मतलब है आप लाइट को ऐसे भेजोगे. तो जो चीज आप कह रहे हैं कि आप लाइट रे को ऐसे भेजेंगे, तो वो मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन वो चीज इस डिस्कशन में नहीं आएगी ना. यहाँ तो आपको रिफ्रैक्शन कराना है डेंसर से. जी ये फर्स्ट स्लाइड है. फायका जब आप आई इंक्रीज करेंगे ना, तो ये ज्यादा इसलिए क्योंकि एक एनडीआर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो टर्म ग्रेटर देन 1 है. ये टर्म ग्रेटर देन 1. भाई मैंने इसे कई बार रिपीट कर दिया, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ. कोशिश कीजिए समझने की, नहीं तो मुझे ये बताइए प्रॉब्लम कहाँ है. मतलब वो जो आप लिख देते हैं एक बार रिपीट कर दीजिए, उससे तो बड़ा वेग सा हो जाता है. अक्सर आप लोग लेट आते हैं, मैं रिपीट ही करता रहता हूँ. डेंसर से रेयर रे जा रही है, आपने इंसिडेंट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो रे बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ऐसे चलेगी. डेविएशन चाहिए. डेविएशन भी सिखाया था लास्ट वीक कि अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो रे स्ट्रेट जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद रे यहाँ गई है. जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, डेल्टा. डेल्टा निकालने का तरीका है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आर में से आई निकाल दो तो डेल्टा आ जाएगा. अब इस आर को किसी तरह से आई में कन्वर्ट करना है. स्नेल्स लॉ लगा दिया, एन डी साइन आई एन आर साइन आर. एन आर से डिवाइड कर दिया, इसे एन डी आर कहते हैं, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर. तो यहाँ से आर आ गया साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा एन डी आर साइन. इस आर की वैल्यू उठाकर मैंने यहां रख दी, डेल्टा आ गया साइन इनवर्स एन डी आर साइन आई माइनस आई. अब जब आप, अब ये भी देखो यहाँ सिर्फ आई है, यहाँ साइन आई को आप एन डी आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एन डी आर 1 से बड़ी टर्म होती है, तो ये वाली टर्म इससे बड़ी आएगी, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है. तो आप लिख सकते हैं आई जब इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा, बट लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा. लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा. तो इसे आप जब इंक्रीज करेंगे आई को तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा, लेकिन लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा, नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. तो इसको इंक्रीज करा दिया. अब इसके बाद आई ग्रेटर देन सी. भाई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तब भी सिखाया था TIR हो जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है. रिफ्लेक्शन ना होता तो रे ऐसे जाती, रे चली गई. इस एंगल को आप डेविएशन कहोगे. थोड़ी सी भी अकल लगाओगे तो आपको ये दिख जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री है. ये I प्लस आई 2I हो जाएगा. तो डेविएशन आ गया 2 पाई माइनस आई, नॉट 2 पाई सॉरी, पाई माइनस आई माइनस 2I. ये डेविएशन हो गया. अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर I इज इक्वल टू सी है तो डेविएशन क्या होगा, I इक्वल टू सी पर डेविएशन मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू होती है पाई माइनस 2C हो जाएगी. ग्राफ देख लीजिए, डेल्टा और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. लेकिन डेल्टा I बढ़ाने से डेल्टा कम होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, बट विद अ नेगेटिव स्लोप. तो देखो जरा, ये तो दिखा रहा है कि हमेशा कम हो रहा है, लेकिन शुरू में आपको दिख रहा है बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ लीनियर दिया है, आप जानते हैं नॉन लीनियर, तो ये भी नहीं है. यही बचा, ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया. बाद में लीनियर क्यों होगा वो यहाँ प्रूफ कर दिया, कहीं शायद आपको जरूरत पड़ जाए. डेल्टा मैक्स की वैल्यू भी निकाल के दिखा दी कि पाई माइनस 2C होगा.
इसे लिख लीजिए, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में तो कोई चांस ही नहीं है, ये आपको एंट्रेंसेस में कुछ टफ देता है टीआईआर से, तो इसे उठा कर दे देगा। लिखिए। और इतना हो जाए तो मुझे बताइए। अमानत, आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? अमानत, आपने वो प्रिज्म के लिए पढ़ा है, जो आपको याद आ रहा है ना, पैराबोलिक, वो आपने, ये ग्राफ आपको याद आ रहा होगा। ये आप प्रिज्म के लिए पढ़ रहे हैं, प्रिज्म में जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां मैंने टीआईआर में लिखा है। ठीक है अमानत? चलिए, इसे याद रखिए। स्कूल एग्जाम के लिए आप इसे छोड़ के जा सकते हैं, एनसीईआरटी में दूर दूर तक इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जब आप पुराने जेई के पेपर्स देखोगे तो वहां आपको ऐसी चीजें दिख जाएंगी, तो आपको ये डिस्कशंस आने चाहिए। चलिए, इसको रब कर दें। चलिए। अच्छा भाई, इसके बाद मैंने आपको थोड़ा बहुत ऑपरेंट शिफ्ट पढ़ा दिया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑपरेंट डेप्थ जो होती है वो होती है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टेड मीडियम। एनआईआर भी लिखा था मैंने कि इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव मीडियम। इसके ऊपर हम कोई ढंग का न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे, तो आज ज्यादा टाइम ऑपरेंट शिफ्ट में ही जाएगा। देखिए, ऑपरेंट शिफ्ट बहुत काम की चीज है। बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो सिर्फ ऑपरेंट शिफ्ट पर आते हैं, लेकिन एंट्रेंसेस में ऑपरेंट शिफ्ट को हर चीज से कनेक्ट कर देता है। ऑपरेंट शिफ्ट को प्रिज्म से कनेक्ट कर देगा, ऑपरेंट शिफ्ट को मिरर के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएगा, ऑपरेंट शिफ्ट के क्वेश्चंस लेंस के साथ कंबाइन होकर बनेंगे। तो आज की क्लास का एक अच्छा खासा टाइम होगा जो ऑपरेंट शिफ्ट के क्वेश्चंस पर जाएगा। तो एक मिनट, जरा क्वेश्चंस देखने दीजिए। अब ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग करें। इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को ये ऑपरेंट शिफ्ट का एटलीस्ट फॉर्मूला समझ में आया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उसने आपको दो मीडियम दिए हुए हैं। ये मीडियम एयर है और ये मीडियम वाटर है। एयर और वाटर दोनों मीडियम। यहाँ बर्ड है एयर में, और ये जो कुछ भी है ये वाला सेपरेशन, दिस इज 36 मीटर। ये यहाँ फिश है और ये भी 36 मीटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, हालांकि आपको याद होना चाहिए 4/3, और एयर का तो 1 होता है। तो इसमें कई पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। दूसरा है फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। थर्ड है एट व्हाट डिस्टेंस will bird
appear to fish at what distance fish appear to bird. चलिए शुरू के फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करता हूं, सेकंड और फोर्थ आप करेंगे, फर्स्ट मैं कर रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, दैट मींस फर्स्ट पार्ट के लिए बर्ड ऑब्जेक्ट है और फिश ऑब्जर्वर, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो मुझे बताओगे इंसिडेंट मीडियम क्या होगा, एयर या वाटर? मुझे आंसर्स दिखे सबके, लगे मुझे कि सब जागते हुए पढ़ रहे हैं। इंसिडेंट मीडियम क्या है? इंसिडेंट मीडियम वो मीडियम होता है जहां आपकी ऑब्जेक्ट होती है। जब बर्ड को फिश देखेगी तो बर्ड आपके लिए ऑब्जेक्ट है, जहां बर्ड है वो आपका इंसिडेंट मीडियम। तो यहां इंसिडेंट मीडियम एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो। रिफ्रैक्टेड जो मीडियम है, एयर से लाइट कहां जा रही है, वाटर में। ऑब्जर्वर आपका वाटर में, तो फर्स्ट पार्ट में रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एयर इंसिडेंट मीडियम हो गया, वाटर रिफ्रैक्टेड मीडियम हो गया। तो जो लोग गलत बता रहे थे अब समझ में आया। अब इसके बाद डी रियल देखिए, डी रियल आप मेजर करते हैं बाउंड्री से। ये जो बाउंड्री है ना जहां एयर और वाटर खत्म हो रहा है, ये जो बाउंड्री है, यहां से आप हाइट मेजर करते हैं हमेशा। तो जो बाउंड्री से रियल डेप्थ है दैट इज 36 मीटर। डी एपरेंट सीखा था हमने, इट्स डी रियल divided by refractive index of incident medium divided by refracted medium. So D real is 36, incident medium is air, refracted medium is water 4/3. तो D apparent आ गया, it's 36 into 3/4. एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, डी आर बाय एन आई आर। तो जब हम एन आई आर लेंगे, so it's Ni divided by Nr. Ni is 1, Nr is 4/3, तो ये आ गया 3/4। अब जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो D apparent is D real which is 36 divided by NIR which is 3/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 36 into 4/3 आ गया। D apparent आ गया 48 मीटर। D apparent 48 आ गया। अब अगर फर्स्ट पार्ट आ गया तो आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं। भाई फिश की इमेज यहां कहीं बन रही होगी, बर्ड की 48 मीटर पर। थर्ड पार्ट कर रहा हूं, सेकंड नहीं। बर्ड जो होगी विल अपीयर टू फिश एट 48, तो यहां तक प्लस ये डिस्टेंस मेजर करना होगा फिश तक, 36 है। 48 प्लस 36 हो गया 78, और 78 और 6 विच इज 84। भाई ये फर्स्ट और थर्ड क्लियर है?
चलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद किसी बच्चे के साथ नेट इशू था। बाकी लोग करिए, मुझे सेकंड और फोर्थ करके दिखाइए, मुझे बताइए सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। जैसे वजाहत का सही है, वजाहत ने कर दिया। फोर्थ पार्ट का आंसर कैलकुलेट कीजिए, खतीजा का भी शायद सही आ रहा है, देखते हैं। खतीजा कुछ गड़बड़ है बच्चे, एक बार चेक करो। तो देखिए आयशा भाई, ये एयर और वाटर का इंटरफेस है, यहां जाके ना एयर और वाटर अलग अलग हो रहे हैं। ये बर्ड है एक 36 मीटर पर, इंटरफेस से 36 मीटर ऊपर ये बर्ड रखी हुई है, और इंटरफेस से 36 मीटर नीचे ये फिश है। अब वो कहता है फिश जब बर्ड को देखेगी तो उसे बर्ड कहाँ दिखेगी। तो भाई ऑब्जेक्ट तो बर्ड हो गई, इमेज फिश हो गई। तो सिखाया था आपको इंसिडेंट मीडियम जहां ऑब्जेक्ट है वो होगा इंसिडेंट मीडियम 1 है, रिफ्रैक्टेड मीडियम जहां वाटर है वो होगा विच इज 4/3। रियल देखिए, रियल डेप्थ कितनी है, बर्ड का इंटरफेस से सेपरेशन 36 दिया है। apparent d real by d incident with respect to refracted, incident with respect to refracted हो गया n incident by n refracted, incident is 1, refracted is 4/3, 3/4 आ गया। d real की जगह 36 रख दिया, incident with respect to refracted की जगह 3/4 रख दिया, 48 आ गया। आयशा समझ में आया? चलिए, अब वो कहता है बर्ड कहाँ दिख रही है, भाई इंटरफेस है। 48 मीटर पर तो इमेज बनी बर्ड की, फिश ये रही, तो 48 प्लस ये फिश का 36 ऐड हो जाएगा, 84 आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर सही आ रहा है, अमानत का सही है, इफ्रा सही कर रही है, दानिश का सही है, जाहिद स्वालेहा 27 प्लस 36, 36 56 56 64 नहीं 63 होगा। खदीजा, तौहीद, शाकिर, मोमिना, जुहा सही है। स्वालिया 63 होगा, जरा ढंग से ऐड करो। अमानत का भी सही है। चलो गुड। तो देखो सेकंड में इंसिडेंट चेंज हो जाएगा। भाई सेकंड पार्ट के लिए फिश ऑब्जेक्ट है, जब फिश ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट मीडियम वाटर का इंसिडेंट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विच इज 4/3। रिफ्रैक्टेड जो मीडियम है वो एयर है, एयर इंडेक्स 1 है। डी रियल जो है भाई वो 36 है। तो एन आई आर आप कैलकुलेट कर लीजिए, इंसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टेड आ गया इंसिडेंट बाय रिफ्रैक्टेड। तो इंसिडेंट इज 1, रिफ्रैक्टेड इज 4/3, तो एन इंसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टेड आ गया 3/4। तो डी एपरेंट आ जाएगा 36। इंसिडेंट वाटर है, रिफ्रैक्टेड एयर है, सो 4/3 आ गया। भाई मेरे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, इतना तो आप लोग लिख चुके होंगे। Refractive index of incident medium with respect to refracted medium is 4/3। अब आप डी ऑपरेंड निकाल लीजिए, इट्स रियल बाय 4/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 36 इंटू 3/4, तो 4 9s are 36, 9 3s are 27। और फिश यहां दिखेगी कहीं 27 मीटर पर। फोर्थ पार्ट में फिश और बर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, फिश will appear to bird at 27 plus 36 which is 63 मीटर। इब्राहिम 63 तो फोर्थ पार्ट का आंसर है ना, सेकेंड पार्ट का तो 27 है। यहां से फिश यहां दिखेगी 27, बर्ड ये खड़ी हुई है, 36 प्लस 27। भैया बताइए मुझे, सबको समझ में आया?
ठीक है खदीजा। अब देखिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट पर एक बेसिक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया। अब आपको देखना है कि आप कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। या देखो, ये अक्सर ना फिजिक्स में हमेशा डिस्कशन रहता है बच्चों का कि कितने न्यूमेरिकल्स करना काफी है। जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले एक ड्रॉपर का बच्चा था, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो भी पूछा था सर कौन कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें और कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफी है। मतलब किसी को लगता है कि हर चैप्टर के 200 न्यूमेरिकल कर लें काफी होगा, किसी के लिए शायद 300 करता है, कोई कहता है 50 भी हो जाए तो बहुत है। तो वो जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल है ना, वो मैटर करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। देखिए, इतने तो मेच्योर आप लोग हैं, आप ये समझते होंगे कि एंट्रेंसेस में न्यूमेरिकल्स रिपीट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल रिपीट हो जाए। तो एज अ टीचर, या आप जो असाइनमेंट्स भी देखेंगे, पैकेज भी देखेंगे, उसमें क्वेश्चंस के नंबर सिर्फ इसलिए होते हैं कि इतने सर्टेन क्वेश्चंस करने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ताकि आप उसे आगे अप्लाई कर पाए। और वो आप अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे कितने क्वेश्चंस के बाद, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अक्सर होता है कि एक चैप्टर के 50-60 क्वेश्चंस करने के बाद एक बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट्स का जो उस तरह के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें 50 नहीं, शायद 100 की जरूरत हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें 100 नहीं, 150 क्वेश्चंस की जरूरत हो, उसके बाद जाकर उनका वो एप्टीट्यूड डेवलप हो। तो वो नंबर आप अपने आप को बेहतर समझते होंगे। कुछ लोगों का मैं जानता हूँ कि हाँ, इसके कम न्यूमेरिकल के बाद ये कर लेगा, इसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन चूंकि सारे बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे ना, तो आंसर्स भी जिनके आ रहे होते हैं वहां से थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि मान लीजिए मसलन वजाहत है, वजाहत को बहुत कम क्वेश्चन चाहिए, उसे क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए। अस्का है, उसे क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए। तौहीद है, उसे भी क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए, लेकिन वो करे कम से कम। तौहीद प्रैक्टिस नहीं करता। कुछ बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब उनका है कि वो कम से कम एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस जब कर लेंगे, एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 50-100 क्वेश्चंस, तब जाकर उनका वो एप्टीट्यूड डेवलप होगा। अब उसका अंदाजा आपको यहीं से हो जाएगा, जो चीज मैं कह रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको ऑपरेंट डेप्थ करा दिया, ऑपरेंट डेप्थ पर एक न्यूमेरिकल भी हो गया जिसने वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया। इससे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना मॉडिफिकेशन आपका दिमाग हैंडल कर सकता है। सो जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक रीजन दिया हुआ है। इस रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहां भी एक फिश रखी हुई है, फिश, यहां भी एक फिश रखी हुई है। इसको फिश को जरा सा ऊपर बनाते हैं। ये है फिश। भाई टोटल जो रीजन है, ये रीजन एच है। यहां से यहां तक h/2 है। यहां से यहां तक h/2 है। यहां एक आई लगी हुई है। ये एयर, अगर कोई मीडियम नहीं देता तो वो एयर। ये एच दिया है। और इस न्यूमेरिकल को इतनी ईमानदारी से करना है कि आपको अपने बारे में कुछ चीजें पता चलें कि एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस की जरूरत होती है। और यहां पर मिरर लगा है। तो इसमें कुछ कहानी भी लिखी हुई है ताकि क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाए। कि वो कहता है बॉटम ऑफ पॉट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर। ये एस फिश का नाम दिया हुआ है। एस इज अ फिश। और ये टी ह्यूमन आई को कह रहा है, एंड टी इज
human eye. Refractive index of water is mu. तो आपसे कहता है एट ए पार्ट कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस at what distance. अब ये डिस्टेंसेस भी हो सकते हैं. देखो डिस्टेंसेस का मैं लॉजिक बता दूं तुम्हें. फिश आई को दो तरह से देख सकती है. एक डायरेक्टली देख सकती है कि गर्दन उठाए और ऊपर आई को देख ले, और ऐसे भी देख सकती है कि मिरर में आई का रिफ्लेक्शन देख ले. दोनों काम कर सकती है फिश. डायरेक्ट भी देख सकती है और मिरर में रिफ्लेक्शन भी देख सकती है. एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ will the eye see the images. अच्छा नहीं, आई नहीं, fish. The fish the images of the eye. क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़िएगा और करिए सो. अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, मैंने पहले भी बताई है, शायद आप लोगों ने ध्यान न दिया हो. हमेशा हम हाइट या डेप्थ इंटरफेस से मेजर करते हैं. फिश से या आई से मत मेजर करना, इंटरफेस से. इसे कहते हैं इंटरफेस. लीजिए करके दिखाइए मुझे जरा इसे सॉल्व. कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आपको दिख रहा है उसे चैट रूम में डालते जाइए. और न्यूमेरिकल सिर्फ आपका आपकी स्किल्स चेक करने के लिए है. ओके. एक वजाहत का आंसर आया और तौहीद का आंसर आया. देखिए इसमें दो आंसर्स होंगे, वजाहत और तौहीद. पहला आंसर होगा डायरेक्ट व्यू, जब फिश आई को डायरेक्टली देखेगी. दूसरा आंसर होगा थ्रू मिरर, जब फिश आई का रिफ्लेक्शन मिरर में देखेगी. तो वजाहत और तौहीद आपके जो आंसर्स हैं ये कौन सा है? मोमिना का आंसर आया एच मी प्लस 1/2 H3/2 + ओके. वजाहत और तौहीद का डायरेक्ट के लिए आया. ठीक है. नीतीश, बावल, डायरेक्ट H/2. ओके. सॉल्व करिए, सॉल्व करिए. H/2 हो गया. ठीक है, तो आइए चेक करते हैं अभी. ओके.
जो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं 1 होता है, तो म्यू और म्यू की रिस्पेक्ट में। चलिए जोहेब का भी आया, वजाहत का सेकंड पार्ट का आया, उसका ये डायरेक्ट का आया उसका का। चलो सुबह का भी आया। और देखिए अगर आप ट्राई नहीं करेंगे ना तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। लिटरली आप इंतजार में बैठे हो उस दिन के जब आपको पता चलेगा कि आपको कुछ नहीं आता था। चलिए इब्राहिम का भी आया कुछ। बस जो भी आप आंसर लिखें हो सकता है गलत हो, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए कि आपने क्यों करा था। मुझे नहीं अपने आप को देने के लिए कि ऐसा जो करा था उसमें क्या लॉजिक था और क्या गलती हुई इस टाइम। अच्छा चलिए शाकिर का भी आ गया। चलिए बहुत आंसर्स आए। अब देखिए इसको एक बार चेक कीजिए आप लोग कहाँ गलत सोच रहे थे। चलिए फाइव, बस अब रुक जाइए, हाँ अब रुक जाइए, अब जरा सुनिए आप लोग कहाँ गलत सोच रहे थे। इस टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट न्यूमेरिकल में भी मैंने बहुत स्टेप्स लिखे थे, ऑब्जर्वर लिख रहा था मैं, ऑब्जेक्ट लिख रहा था, उसकी वजह थी कि देखिए फिश आई को देख रही है, तो फिश आपके लिए ऑब्जर्वर और आई आपके लिए ऑब्जेक्ट। फिश ऑब्जर्वर है और आई ऑब्जेक्ट है। ये जो आई आपको एच पर दिख रहा है ना, तो ऐसी बात है रेयर मीडियम में है, इतना आप लोगों को याद हो गया होगा कि जब रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर होता है तो आई ऊपर दिखेगी, यहां कहीं दिखेगी, यहां दिखनी चाहिए आई की इमेज। और ये जो होगा इसे हम कुछ एच प्राइम कहेंगे, पहला काम है एच प्राइम निकालना। तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एच प्राइम जो होगा वो होगा, रियल तो एच है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टेड मीडियम। सो एन आई आर जो होगा दैट इज एन आई डिवाइडेड बाय एन आर। सो एन आई इज वन, क्योंकि आई जहां पर है वो इंसिडेंट मीडियम है आपके लिए, और एन आर इज म्यू। तो अगर आप यहां रख देंगे तो आपका एच प्राइम आ गया एच बाय 1/म्यू। तो ये एच प्राइम आ गया म्यू एच। देखो बहुतों का आंसर म्यू एच आया, लेकिन म्यू एच वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मतलब ये एंट्रेंसेस में जो गलतियां होती हैं, सब्जेक्टिव होगा तो कोई परेशानी नहीं है, 75% मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा ही छोड़ा है। लेकिन एंट्रेंसेस लोग है तो बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन दिया होगा जो गलत ऑप्शन है। ये पढ़ा ही नहीं है आपने जल्दबाजी के चक्कर में, जो म्यू एच लिख रहा है फ्रॉम इटसेल्फ विद द फिश सी। भाई ये म्यू एच तो यहां से आया ना इंटरफेस से, आपको तो यहां से चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो बस इतना ही तो करना है कि म्यू एच में ये डिस्टेंस कितना है h/2, इसे ऐड करना होगा। तो फिश विल व्यू आई एट इट्स म्यू एच प्लस h/2 डिस्टेंस। तो ये h आ गया विच इज म्यू प्लस 1/2। तो देखिए सनफ आयशा और फातिमा का तो अभी आया था, अमान का भी, देखिए अमान का भी ठीक था, मोटक का भी ठीक आ रहा था, आयशा गलत कर रही थी, उज़मा का गलत था, फायका भी गलत कर रही थी, शाकिर, देखो शाकिर का सही था, नहीं शाकिर शाकिर का गड़बड़ था, खतीजा गलत कर रही थी, फैज का सही था, उस्मान, उस्मान का पहला पार्ट सही है, इफ्रा का गलत था, फैज ने भी गलतियां करी थी, इब्राहिम का गलत है, खतीजा गलत कर रही है, जुनैद भी गलत कर रहा है, जोया का भी गड़बड़ है, अस्का, अस्का का भी गलत था, 1/म्यू गलत आ रहा था, वजाहत का सेकंड पार्ट तो मैंने अभी चेक नहीं किया, जुहेब का फर्स्ट पार्ट सही आ रहा है, अमानत का फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड देखना होगा, अस्का का मिरर के थ्रू अस्का ने कुछ लिखा है, अभी देखते हैं, धावल का भी गलत है,
दानिश, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं देखने पर आऊंगा तो सारा निकल जाएगा। धावल, ऑब्जेक्ट डिसाइड करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करो, कौन किसे देख रहा है? फिश इमेज को देख रही है, आई को देख रही है। फिश जब आई को देखेगी, फिश आई को देख रही है ना, फिश सीज द इमेज ऑफ द आई। तो आई ऑब्जेक्ट है ना आपके लिए, जहां आई होगी वो इंसिडेंट है, जहां ऑब्जर्वर है वो रिफ्रैक्टेड मीडियम है। हाजी धावल, ठीक है शाकिर, अभी देखते हैं। तो देखो, जिनका गलत आ रहा है, कुछ लोगों का इसलिए गलत था कि उन्होंने ये पढ़ा नहीं, कुछ लोगों का इसलिए गलत था कि वो एक न्यूमेरिकल से नहीं कर पाते, उन्हें दो न्यूमेरिकल की जरूरत है। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके जहन में इतना हो, अच्छा मुझे थोड़े से ज्यादा न्यूमेरिकल की जरूरत चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई सीख नहीं सकता, किसी को ज्यादा के बाद हो जाएगा, किसी का कम के बाद होगा। चलिए, ये हो गया डायरेक्ट। अब थ्रू मिरर देखते हैं। अब जब मिरर के थ्रू देखेंगे तो देखिए, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगी उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। अगर ये डिस्टेंस एल था तो ये डिस्टेंस एल होगा। प्लेन मिरर में लिखवाया था मैंने, इसीलिए मिरर पढ़ाया था कि मुझे आगे जरूरत पड़ी। तो जब आप थ्रू मिरर देखेंगे तो ये इमेज है ना, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट आई नहीं है, ऑब्जेक्ट ये है जहां आपकी आई दिखेगी। तो मिरर के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, बहुत कुछ मैंने लिख दिया है। तो देखिए, ये है फिश, या ये आई एच। अब आपको पता है आई एच पे नहीं दिखेगी, आई ऊपर दिखेगी, कुछ टी प्राइम पर दिखेगी, ये म्यू एच है। ये मिरर लगा हुआ है, ये मिरर है। तो मिरर से लेकर यहां तक का सेपरेशन देखो ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो टी प्राइम है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इट्स एच प्लस म्यू एच। इट्स एच प्लस म्यू एच। तो आपकी इमेज कहां बनेगी? आपकी इमेज यहां जाकर बनेगी, टी प्राइम पर। इट्स एच प्लस म्यू एच। तो फिश से कितना डिस्टेंस आ गया? एच प्लस म्यू एच प्लस एच बाई टू, ये वाला डिस्टेंस एच बाई टू है। सो इट्स एच प्लस म्यू एच प्लस एच बाई टू। तो ये आ गया थ्री एच बाई टू प्लस म्यू एच। तो जैसे ये जोया का ठीक आ रहा था, उस्मान का गलत था, खदीजा का भी गलत था, शाकिर का ठीक था, ये अस्का का भी गड़बड़ है, सनफ का भी। अब बताइए, आया समझ में आप लोगों को? हाँ देखिए इब्राहिम, आपका जो मिरर है ना, उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये आई नहीं है। एपरेंट डेप्थ की वजह से, एपरेंट शिफ्ट की वजह से ऑब्जेक्ट जहां दिखेगी, ये आई यहां दिखेगी, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। तो अब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है। ये डिस्टेंस म्यू एच निकाला था हमने अभी। तो मिरर से डिस्टेंस कितना हुआ? देखिए, ये तो एच दिया है और ये म्यू एच, तो टोटल डिस्टेंस हो गया एच प्लस म्यू एच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मिरर के लिए इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी। मिरर की इमेज कैसी बनती है? हमेशा वर्चुअल, और दूसरी साइड बनती है प्लेन मिरर की, यहां बनी, ये इमेज है। अब वो आपसे पूछ रहा है फिश से कितना डिस्टेंस है, तो देखिए मिरर से है एच प्लस म्यू एच, फिश से कितना है? एच प्लस म्यू एच प्लस एच बाई टू, विच इज थ्री एच बाई टू प्लस म्यू एच। वही होगा।
और इसमें डिस्कशंस को डाउट्स? चलिए, सो दैट वाज अबाउट एपरेंट डेप्थ. अब एपरेंट डेप्थ में कभी कभी इश्यूज आते हैं जब वो आपको मल्टीपल मीडियम दे देगा. और ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये हर एवरेज स्टूडेंट के साथ आती है. इसीलिए आपको इतने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होती है कि हर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एक एक बार आपके सामने से गुजर जाए. आप हर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एक बार कर लें, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो नए सरप्राइजेस ना हो. कुछ सरप्राइजेस हमेशा होंगे, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस ना हो. तो जैसे एक बार ये कर लिया, जिन लोगों का ए गलत भी आ रहा था, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई फिश को कहाँ देखेगी करिए, तो अब उनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है. बी पार्ट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. अगर मैं फिश की जगह आई दे दूं, आई की जगह फिश दे दूं, तो आपको पैटर्न मिल गया. अब आप उस पैटर्न से कर दो. बस इसीलिए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको वो पैटर्न दिखने लगे. और जो लोग सिर्फ आईक्यू लेवल की बेसिस पर जाते हैं कि मेरा आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग है, मैं दो न्यूमेरिकल के बाद सब कर लेता हूँ, तो वो लोग अक्सर एंट्रेंसेस में जाके गिर जाते हैं. कट ऑफ बहुत हाई जाती है भाई. अमान, आपका तरीका गलत है. क्योंकि रिफ्रैक्शन तो सिर्फ यहाँ होगा, अंदर आने के बाद नहीं होगा. वो तो इत्तेफाक है कि नंबर्स ऐसे हैं कि एच और h/2 के आंसर सेम आ रहे हैं. खुद देखिए ना, रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है. रिफ्रैक्शन तो सिर्फ यहाँ होगा, यहाँ थोड़ा ना होगा दोबारा से. अगर आप 3h/2 में ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है. वो नंबर्स बहुत सिमेट्रिकल हैं इसलिए. चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और आते हैं इसी के ऊपर. तो पहले जरा फॉर्मूला लिख लो. तो न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपसे कई मीडियम दे देगा. मान लीजिए एक रीजन है जिसमें यहाँ ऑब्जेक्ट रखी हुई है और बीच में मल्टीपल मीडियम है. ये रहा. एक मीडियम और उठाकर दे दिया आपको, यहाँ दे दिया. एक और उठाकर दे दिया. मल्टीपल मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है. इस मीडियम के लिए जो रीजन है डेप्थ d1 है. इसके लिए डेप्थ d2 है. इसके लिए डेप्थ d3 है. d4 है. dn है. n1, n2, n3, n4, nn. और यहाँ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर जहां पर है उसे मैं n नॉट कह रहा हूं. ये आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है. सो पहले तो ये काउंट करो कि कितने रिफ्रैक्शंस होंगे. सिर्फ इतना काउंट करके बता दो. देखो काउंट कर पाते हो. नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस काउंट करने हैं, बस काउंट करके बता दो मुझे कितने रिफ्रैक्शंस होंगे. अच्छा, n होंगे, लेकिन जो मैंने आपको इंटरफेस दिए अगर उसे काउंट कर लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रिफ्रैक्शंस हो जाएंगे. यहाँ थोड़ी ना होगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है. 1, 2, 3, 4, 5, 5 रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ ऑब्जर्वर देख लें. अब जब आप एपरेंट डेप्थ लिखोगे, डी एपरेंट, डी एपरेंट कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट टेक्निक है. शॉर्टकट टेक्निक ये कि आप हर मीडियम को इंडिपेंडेंट मानो कि n1 है और ऑब्जर्वर है. n2 ऑब्जर्वर के साथ दिया है, n3 ऑब्जर्वर के साथ दिया है, n4 ऑब्जर्वर के साथ दिया है, nn ऑब्जर्वर के साथ दिया है. तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स d1 बाय n1 रिलेटेड. d1 बाय n1 रिलेटेड. पहले में हो गया. अब n1 रिलेटिव अगर आपको चाहिए तो n1 रिलेटिव का मतलब है इंसिडेंट मीडियम इज n1, रिफ्रैक्टेड मीडियम में हमेशा ऑब्जर्वर का होगा. ऐसे ही सेकेंड की वजह से जो शिफ्ट आएगा, दैट्स d2 बाय n2 रिलेटिव.
N2 रिलेटिव भी याद रखिएगा, इट्स N2 डिवाइडेड बाय N नॉट। N नॉट याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर। ऐसे ही आप N3 रिलेटिव लिख सकते हैं। N3 रिलेटिव होता है N3 बाय N नॉट। N रिलेटिव होता है इट्स N बाय N नॉट। ये आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये DN बाय N रिलेटिव तक मैंने लिख दिया, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ कुछ जरा डॉट डॉट लगा दीजिए, ये N तक आ गया। अब वो आपसे पूछता है, तो एपरेंट डेप्थ आ गई, वो आपसे कहता है एपरेंट शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है? इन सबको ऐड कर दो, D1 प्लस D2 DN माइनस ये जो D एपरेंट आया था इसकी वैल्यू कर दीजिए, तो ये एपरेंट शिफ्ट हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई परेशानी है? जुनैद हमेशा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है ना, तो ये आपका ऑब्जर्वर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जिसको भी मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया जुनैद, उसे देखा जा रहा है। जिसे भी ऑब्जर्वर लिख दिया वो देख रहा है। तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ऑब्जर्वर व्यू ऑब्जेक्ट। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। रब कर दूं ये? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर एक न्यूमेरिकल इस पर भी देखते हैं। उस आसान न्यूमेरिकल है, अब आप खुद ट्राई कीजिएगा। दो तीन अच्छे क्वेश्चंस हो गए, अब तो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा नहीं लिखा था? तबस्सुम जब आप लिख लें तो बताइएगा। तबस्सुम आप ही का वेट कर रहा हूँ, जब आप लिख लें तो बताइएगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं वजह। ये सब काम करने के बाद, ये सब जो वजाहत आप कह रहे हैं उसको करने के बाद आया। जब हम D1 लेंगे तो N1 रिलेटिव है। N1 रिलेटिव इज N1 बाय N नॉट। आप सबको इंडिपेंडेंट मानिए, आप ये मानिए कि ये वाला सिर्फ यही मीडियम है और ऑब्जर्वर है। तो जब आप दूसरा लेंगे तो आप ये मानिए कि आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, सिर्फ ये मीडियम है और ऑब्जर्वर है। तो देख रहे हैं, N1 रिलेटिव इज N1 बाय N नॉट, N2 रिलेटिव इज N2 बाय N नॉट, N3 रिलेटिव इज N3 बाय। और ये जो एन आर है ना, यही तो रिफ्रैक्टेड होता है। आप ये मान रहे हो सिर्फ वन है और ऑब्जर्वर है, तो इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन का हो गया इसका, और रिफ्रैक्टेड एन नॉट हो गया। आप मान रहे हो कि सिर्फ टू और एन नॉट है, सिर्फ थ्री और एन नॉट है, सिर्फ फोर और एन नॉट है, और कुछ नहीं। चलिए इसको रब कर देते हैं।
व्हाट अब एपरेंट शिफ्ट था ना कि रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ कितना शिफ्ट हुआ है। जरा लेक्चर उठा के देखो, मेरे ख्याल से सैटरडे वाला लेक्चर, उसमें मैंने एपरेंट शिफ्ट कैलकुलेट करवाया। शिफ्ट का मतलब यही होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। चलिए सॉल्व करिए। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये तो आसान है। अगर ये गलत हुआ इसका मतलब आप केयरलेस हैं, कोई बहुत बड़ा लॉजिक कुछ ऐसा यूज नहीं हो रहा। नहीं नहीं, बिलो भी मीन सब नीचे, ये जो ऑब्जेक्ट नीचे रखी ना सीडी के भी नीचे। वजाहत का आंसर ठीक है, मोमिना ठीक कर रही हैं। दानिश, जुनैद, सैद सबका ठीक है। शाकिर आप गलत कर रहे हैं, चेक कीजिए। रहबर का ठीक है, तौहीद ठीक कर रहा है, खदीजा आप गलत कर रही हैं। फाइफा का ठीक है। उसका कुछ गड़बड़ है बच्चे, चेक करो एक बार। फर्स्ट कुछ गड़बड़ है, स्वालिहा गड़बड़ है, इफरा का ठीक है, साकिब ठीक है, शाकिर गड़बड़ है कुछ। देखिए, इसे मीडियम वन मान लीजिए, इसे मीडियम टू मान लीजिए, इसे ऑब्जर्वर मान लीजिए। आयशा गड़बड़ है, उस्मान का ठीक आ रहा है। तो डी एपरेंट जो होगा, इट्स D1। हाँ, इसका अब ठीक है। N1 रिलेटिव, मोटअप सही आ रहा है बिल्कुल। D2 बाय N2 रिलेटिव, दो ही तो मीडियम है। D1 देखिए 20 है, N1 रिलेटिव होगा 2/1.8। D2 15 है, N2 होगा 1.5/1.8। 1.8 ऊपर ले जाइए, तो डी एपरेंट आ गया 20 × 1.8/2, 15 × 1.8/1.5।
देखिए इसे अगर कैंसिल कर दें तो ये 10 आ जाएगा, डी एपरेंट आ गया 18, इसे कैंसिल कर दें तो 10 आ जाएगा, ये आ गया 18, 36 सेंटीमीटर आ गया। एपरेंट डेप्थ ये है। अगर आप शिफ्ट निकालना चाहते हैं तो डी रियल माइनस डी एपरेंट, डी रियल इज 20 प्लस 15, डी एपरेंट इज 36 माइनस। भाई क्लियर हुआ है जिन लोगों का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा था? चलिए मैं इसको रब करूंगा, रब कर दूं सर? नहीं रहबर, वहां तो एक ही मीडियम था ना, दो मीडियम थोड़ी ना थे। फिशर आई में तो एक ही रिफ्रैक्शन था, यहाँ दो रिफ्रैक्शन, वहां दो रिफ्रैक्शन थोड़ी ना थे। यार इसका मतलब सिर्फ यही है कि जब आप ऑब्जर्वर की ऑब्जेक्ट ये है ना, यहां दिखेगी, 1 सेंटीमीटर नीचे दिखेगी। जेड। चलिए इसके बाद एक लास्ट प्लेन सरफेस में एक रहता है ग्लास स्लैब। देखिए ग्लास स्लैब में हम लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो समझिए जरा ग्लास स्लैब का क्या मतलब है। ग्लास स्लैब की दोनों सरफेसेस एक दूसरे के प्लेन होती हैं। सो आपने यहां पर एक रे को ऐसे इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि रे रेयर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई ऐसे। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे ऐसे स्ट्रेट पास कर देती। अगर रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो ये रे ऐसे कर कर स्ट्रेट निकल जाती। सो ये आपकी इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये जो एंगल होगा भाई ये टोटल आई के इक्वल होगा, आई में से आर निकाल दीजिए, ये एंगल आई माइनस आर हो गया। अब फिर से नॉर्मल ड्रॉप करिए, यहाँ आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। तो अब देखिए रे कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो गई, ऐसे चली गई। ये भी आपका आर था तो ये भी आर होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। आप जानते हैं कि इंसिडेंट मीडियम और रिफ्रैक्टेड मीडियम सेम है, तो आई इज इक्वल टू आर होगा, आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ कैलकुलेट करना होता है लेटरल शिफ्ट, यहाँ वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लेटरल शिफ्ट उसे कैलकुलेट करके दिखाएं। लेटरल शिफ्ट का मतलब है इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट
एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में शिफ्ट चाहिए, तो ये इंसिडेंट थी और ये इमर्जेंट थी, भाई ये पूरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे है। तो आपके पास इंसिडेंट रे भी और इमर्जेंट रे भी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दिस इज एम एंड दिस इज एम, इसे आप लेटरल शिफ्ट कहेंगे। तो लेटरल शिफ्ट एम एन है। अब आपको किसी तरह से एम एन, जिसे आप एल कह रहे हो, ये कैलकुलेट करना है। तो लिटरल शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए इसे आपने O कह दिया, M कह दिया, N कह दिया, तो इन ट्राइंगल OMN आप साइन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। साइन I माइनस आर, साइन माइनस I माइनस आर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट्स MN ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज ON। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। याद रखिएगा आपका मोटिव है MN कैलकुलेट करना। तो यहां से आप MN लिख सकते हैं, MN इज ON साइन I माइनस आर। बस इश्यू सिर्फ इतना है कि ON दिया हुआ नहीं है, आपको थिकनेस ऑफ द स्लैब दिया होता है, T दिया है थिकनेस ऑफ द स्लैब। सो ये स्ट्रेट जा रहा है, अगर इसे कुछ कह दो, MNOP कह दो, तो अगर आप ढंग से देखेंगे इन ट्राइंगल ONP, इसमें से आप cos R निकालिए। cos R क्या होगा, बेस विच इज OP बाय हाइपोटेनस विच इज ON। OP तो थिकनेस है T के इक्वल, ON। सो यहां से cos R आ गया, इट्स T बाय ON। आपने ON निकाल लिया, ON आ गया T बाय cos R। इक्वेशन नंबर 2। प्रॉब्लम ON के साथ थी, ON कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप 2 को 1 में रख दीजिए। सो MN इज T बाय cos R साइन ऑफ I माइनस। बताइए क्लियर है ये? लेटरल शिफ्ट इसी को कहते हैं। कुछ ऑथर्स इसे स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करें। जब भी ग्लास स्लैब लेंगे आप, कुछ ना कुछ शिफ्ट जरूर होगा। टी थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस, जो आपने स्लैब लिया है इसकी थिकनेस टी है। नहीं जुनैद, अगर इंसिडेंट और इमर्जेंट मीडियम सेम है तो ये हमेशा इक्वल होगा। अगर इंसिडेंट मीडियम और इमर्जेंट मीडियम सेम है तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होगा। जी, ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाती है, हमेशा नहीं, सिर्फ ग्लास स्लैब में। पैरेलल होने के लिए जरूरी है कि आपके इंसिडेंट फेस और इमर्जेंट फेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों फेसेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो रेज भी पैरेलल। ट्राइंगल ONP। जी
इतना हो जाए बताइए, इसको रब करते हैं फिर आगे देखेंगे। चलिए इसको रब करें। ग्लास स्लैब के बाद नेक्स्ट देखिए, एक चीज और याद रखिएगा ग्लास स्लैब में, भाई ग्लास स्लैब में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, मींस यहां भी एपरेंट शिफ्ट होगा। तो अगर आपके पास ये ग्लास स्लैब है और आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कुछ u डिस्टेंस पे रखी हुई है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज t, तो भाई ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन होगा और जहां भी रिफ्रैक्शन होगा वहां शिफ्ट जरूर होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होकर आपको ओ प्राइम पर दिखेगी, ये शिफ्ट होगा, और ये जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होता है वही जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था, t1 माइनस 1/μ, where mu is refractive index of glass slab विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये मी, तो हमेशा शिफ्ट मिलेगा। और एक चीज और याद रखिएगा, लाइट ऐसे गई होगी ना, शिफ्ट हमेशा मींस ऑब्जेक्ट ओ की आपको ओ पर नहीं ओ प्राइम पर दिखेगी। तो अगर यहाँ कोई मिरर लगा हुआ है तो उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ओ नहीं है, ऑब्जेक्ट ओ प्राइम पर। और ये भी याद रखने की चीज है कि शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट डायरेक्शन लाइट की डायरेक्शन में होगा। शिफ्ट इज always in direction of incident light। ये हमेशा शिफ्ट इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगा, जहां भी आपकी इंसिडेंट लाइट जाएगी उसी की डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाएगा। इसे लिख लीजिए, इसके और जो डिटेल्स हैं उसे हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कल कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें वो चीज कवर हो जाएगी। रिफ्रैक्शन का एक बड़ा है प्लेन सरफेस, वो खत्म हुआ, अब हम स्फेयर्स का देखेंगे, स्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। आज इसे यहीं छोड़ेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे।